नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और गहरे मुद्दे के बारे में, और वो है नुपुर शर्मा ने जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया था प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, उससे रिलेटेड है, जिसकी वजह से बहुत सारा कंट्रोवर्सी एंड वायलेंस पूरे देश में हो रहा है उससे रिलेटेड। तो ये जो है नुपुर शर्मा, इनसे स्टार्ट होता है सारा कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी तो क्या ही, पूरा ही देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है। एंड ये नुपुर शर्मा है, बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पार्टी का आइडियोलॉजी, व्यू एंड रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है ऑन फ्रंट ऑफ मीडिया। तो 2020 में जेपी नड्डा जी ने इनको अपॉइंट किया था एज एन स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। संडे के दिन बीजेपी ने सस्पेंड किया था अपने स्पोक्स पर्सन को, एक को एक्सपेल भी कर दिया था और इन्हें सस्पेंड कर दिया था 6 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया था इस्लाम के खिलाफ। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, क्योंकि ये एक नेशनल और सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी का एक बहुत ही बड़ा अहदा को होल्ड करती हैं। तो इनकी बातों का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे गल्फ कंट्री यहाँ पे एंग्सियस हो गए हैं, भड़क चुके हैं। इंडिया को फॉर्मली सॉरी बोलने के लिए भी बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे बीजेपी के सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बीजेपी, ओम पाठक ने इन्हें एक सस्पेंशन लेटर भेजा है, क्योंकि इन्होंने अपना व्यू को एक्सप्रेस किया है पार्टी के ओपिनियन के खिलाफ। पार्टी का जो रूल है, रूल बुक होता है हर एक पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का भी एक रूल बुक है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इनका जो रेजिग्नेशन हुआ है उसका मेन वजह, एक बहुत बड़ा वजह ये भी है कि जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भड़क गई हैं। और आपको पता होगा कि हमारा इंडिया का ऑयल से रिलेटेड 84% ट्रेड उन इस्लामिक कंट्रीज से होता है, उन अरेबियन कंट्रीज से होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है इस डिसीजन के ऊपर। एंड यहाँ पे इन्होंने जो व्यू एक्सप्रेस किया, आप देखिए पार्टी क्या कहती है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। एंड इंटरेस्टिंग तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा स्थिति आ गया है, जिसके अंदर आप पूरा देश में देख सकते हैं कि वायलेंस आ गया है, विच इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल इन एनी वे। आई हैव बीन डायरेक्टेड टू कन्वे द पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी, यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड असाइनमेंट इफ एनी विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पे इन्हें बोला गया है कि इन्हें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टी का कोई भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। ये पूरी तरह से इनको रेजिग्नेशन के लिए कह दिया गया है एंड इसको एक्सपेल कर दिया गया 6 साल के लिए पार्टी से। एंड यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है पढ़िए थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 22 ऑफ बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन पार्टीज ऑब्जेक्टिव, जो बताता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट को एम करता है ये पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, किसी कास्ट, किसी पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को हर तरह से प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा ये पार्टी। ये ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पार्टी का आर्टिकल 34 में जब आप फॉर्म को फिल करते हैं, तब वहां पे लिखा हुआ रहता है कि मैं इस पार्टी के अंदर जुड़ रहा हूं एंड मैं भरोसा करता हूं कि मैं धर्मनिरपेक्ष देश के निर्माण में मदद करूंगा। आपको सुन के शायद हंसी लग रहा हो, आपको सुन के शायद भरोसा ना हो रहा हो, ये बीजेपी का फॉर्म है जो कि पार्टी के अंदर घुसने से पहले दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे इस सर्टेन रूल्स का वॉल्यूशन के लिए पार्टी प्रेसिडेंट ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया है फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर टू इन्वॉल्व इन पार्टी वर्क। तो यहाँ पे जो नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास कुछ पावर होता है, उस पावर का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसके ऊपर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाई जाती है। और यहाँ पे इनके खिलाफ एक कमेटी बैठाया गया, उस कमेटी के अंदर 5 से 10 मेंबर होता है, जो कि डिसाइड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, और उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखा जाएगा। लेकिन प्राइमरली जो पावर का, यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारा कुछ होने के बाद ये कहती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा, ये कंट्रोवर्शियल रिमार्क जो मैंने दिया है, इसके लिए मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को भी हर्ट करूँ और रिलीजियस फीलिंग, ये इनका कहना है। मैंने सारे पॉइंट ऑफ व्यू को रखा यहाँ पे, इनके बातों को। अब यहाँ पे सबसे बहुत सारी चीज़ देखना जरूरी है। मैंने बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू को रखा, बीजेपी के बातों को कहा, बीजेपी की बातों को बताया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, यहाँ पे ये बहुत ही बुरा सिचुएशन है। क्योंकि जब एक पार्टी है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वो अपने आइडियोलॉजी को किसी धर्म के बेसिस पे शेप कर रहा है, तो रेस्ट ऑफ द 20-25% ऑफ द पॉपुलेशन अपने आप को लेफ्ट आउट फील नहीं करते हैं क्या? उनका आइडेंटिटी अपने आप को लेफ्ट आउट फील नहीं करता है, तो वो एक डिस्कसेबल बात है। अब दूसरी बात देखिए, इनका ट्विटर पे जो फॉलोअर है, नुपुर शर्मा का फॉलोअर देखिए आप, इनको कौन कौन प्रमोट कर रहा है? नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव एंड बीजेपी आईटी सेल अमित मालवीय, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, प्रवेश वर्मा एंड दीज मेनी पीपल्स हु आर मेनली पार्टी लीडर्स ऑफ बीजेपी। कि बाहर के जितने भी देशों ने कहा, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना है कि बाहर का देश आके हमको ये बताएगा कि हमको अपने धर्म, अपने जनता के साथ किस तरह से ट्रीट करना है। क्योंकि हम लोग तो कोई उस तरह के देश नहीं है ना जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कोई अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश नहीं है ना जहाँ पे हम लोग इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे बीजेपी इटसेल्फ इसकी पार्टी कर रही है कि ये जो है सेक्युलर है। इनफैक्ट पार्टी में इनरोल होने के समय ये कह रहे हैं कि हम एक सेक्युलर देश को प्रमोट करेंगे। एंड भले ही बीजेपी को फॉलो करने वाले लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा होगा या वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो रहे, नहीं पता क्या है बैकग्राउंड रिएक्शन, बट मैं बहुत ही ज्यादा निष्पक्ष होकर इस बात को बताना चाहता हूँ। मैंने पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखा एंड अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखा एंड अपना ओपिनियन भी इसके साथ रखना चाहूंगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि सिमिलरली जो बाहर से बहुत सारे देशों ने कहा, तो यहाँ पे बीजेपी पार्टी ने कहा कि ये कोई
कोई भी हमारे गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमारे पार्टी का कोई भी आइडियोलॉजी को शो नहीं करता है। लेकिन ऐसी बात तो हम पर्सनली ऑन द इंडिविजुअल लेवल तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी बात ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों का फॉलोअर्स है इनके पास, इतने सारे लोग के द्वारा ये बैक्ड है, दीज आर ऑल बैक्ड बाय द पार्टी। क्योंकि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? ये स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, सी रिप्रेजेंट्स द पार्टी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों के बारे में। एंड ये नवीन कुमार जिंदल है, इन्हें तो हमेशा के लिए पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने ट्विटर पे कुछ बुरा सा ट्वीट किया था प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। तो यहाँ पे इनके बारे में ये जो सोशल मीडिया पोस्ट से ही इसी तरह का एड़ा वेड़ा पोस्ट करके ही आगे बढ़े हैं। इनका पूरा करियर यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि हमेशा से ही कुछ ना कुछ बोल के ये फेमस होते रहे। एंड ये इलेक्शन भी लड़े थे 2003 में, तो ये नहीं जीत पाए थे। एंड देन 2008 के अंदर में इनका एक बुक पब्लिश हुआ था, इस्लामिक मदर से बेनकाब। एंड अगर इनको आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट दिस बुक, बट ही हैव रिटन, बट आई वुड लेटर रिसर्च ऑन इट, ठीक है। एंड इनका बहुत सारे बीजेपी के सीनियर लीडर से इनका बहुत सारा रिलेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं एमपी मनोज तिवारी, दिल्ली चीफ आदेश गुप्ता, एंड बहुत सारे बीजेपी लीडर जैसे पीयूष गोयल के मिनिस्टर ऑफिस से। एंड यहाँ पे एट द एंड हम एक छोटा सा क्लिप निकालना चाहेंगे ताकि हम देश के ओवरऑल एक पॉलिटिक्स का एक ग्लिम्स ले सके। तो यहाँ पे जो भी चीज हम लोग आइडेंटिटी, अभी जो है ना, धर्म को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। वो एक स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हम लोग के सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने ऐसा कहा है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का जो भी एक नया स्टेटमेंट आता है, जो भी एक नया कंट्रोवर्सी कंक्लूजन आता है, वो इसी चीज के बेसिस पे आता है। जैसे कि आप लव जिहाद देख लो, जैसे कि आप रोहिंग्या मुसलमान से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी देख लो, या फिर आप धर्म खतरे में है कंट्रोवर्सी। तो जहाँ जहाँ रिलीजन इतना इंटेग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, जैसे चलिए मेरा कोई एक रिलीजन हो सकता है, वही सिर्फ मेरी एक आइडेंटिटी नहीं है ना। करेक्ट। मैं बिहारी भी तो हूँ, सही बात है। फिर कास्ट भी तो आएगा, जेंडर भी तो आएगा, फिर मैं कुछ काम भी करूंगा, मैं जेएनयू वाला भी तो हूँ। एक इंसान के ना मल्टीपल आइडेंटिटी है। अभी ऐसा माहौल देश में बनाया गया है कि एक आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी के बरक्स उसके सामने खड़ा किया जा रहा है। एक व्यक्ति का सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है लेकिन अभी जो देश के अंदर पॉलिटिक्स चल रहा है उसके अंदर में मेनली एक आइडेंटिटी को स्पेसिफिकली फोकस किया जा रहा है। अगर हम थोड़े से भी पहले से अगर हम जानेंगे कि देश के अंदर जो भी कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं था इस देश के अंदर में कि कोई भी रिलीजियस सेंट्रिक पार्टी था। इनफैक्ट बीजेपी एक मिसाल है, मैं तो कहना चाहूंगा बीजेपी एक मिसाल है, जो कोई भी पार्टी इन्हें सपोर्ट नहीं किया। आप पॉलिटिकल साइंस की बुक खोल के देख लीजिए पहले, ये एक ऐसा अकेला पार्टी है, बार बार खड़ा हुआ, हार गया, सपोर्ट नहीं आया फॉर द सेक कि बीजेपी के। आप पॉलिटिकल साइंस का बुक खोल के देखिए, उसके अंदर लिखा हुआ है इनफैक्ट कि बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो कि मानता है कि इंडिया को यूनिफाई करने के लिए कोई एक यूनिफाइंग फोर्स होना चाहिए, और हम मानते हैं कि हिंदुइज्म वो एक यूनिफाइंग फोर्स है। एंड दिस पार्टी इज बेस्ड ऑन दैट आइडियोलॉजी। सो इसीलिए मेरा पर्सनली मानना है कि फॉर एनी पार्टी एंड फॉर एनी इंस्टीट्यूशन टेकिंग अ कम्युनिटी और अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ सेंट्रल ideology is not in any way right, because other than that community left of the people feel left out, right? वो जो हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारा जो एक पहचान है, जो दूसरे पहचान के अंदर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा विविधता है इस देश में, भारत में ही ये पॉसिबल है कि स्टेट को रिलीजन के साथ न्यूट्रल रखा जा सकता है, और रखा गया था। ऐसा नहीं लगता है कि वो एक रिप्रेस्ड इमोशन था लोगों के मन में, जिस चीज को छुपाया गया शुरू में? अगर आप कहेंगे नहीं ये दबी हुई भावना थी, आजकल बड़ी ये बहस कुछ लोग कर रहे हैं, फिर ये दबी हुई भावना तो 47 से नहीं थी साहब, फिर तो इसके जो है हजारों साल का इतिहास है, फिर अगर आप ऐसा ढूंढना चाहेंगे तो। व्हाई डू यू थिंक पीपल आर लुकिंग फॉर दैट कन्वीनियंट आइडेंटिटी टू? आपको क्यों लगता है कि ये फिनोमिनन भी क्यों है? सेकुलरिज्म को इस देश में समझने में और इम्प्लीमेंट करने में एक तो चूक हुई है। ये कभी भी एंटी रिलीजन नहीं था, ये सर्वधर्म संभाव था। कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये नीचे पहुंचते पहुंचते जो है ना कुछ और हो जा रहा था। आरएसएस ने बहुत सही तरीके से मेहनत किया, उन्होंने नीचे तक वो ये पहुंचाना शुरू किए कि यहाँ कुछ एपिजमेंट हो रहा है। अब मैं लेटेस्ट ही एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक लेडी थी जो कि बता रही थी कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाए तो क्या हो। लेकिन हम उससे पहले ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन टू इट। पहले अपनी बात को क्लियर तो कर लो कि तुम्हारा क्या मानना है, भाई हिंदू राष्ट्र आए ही क्यों। फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई हिंदू राष्ट्र इज रिक्वायर्ड। तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है, तुम्हें सोच की आजादी नहीं है, तुम क्या करना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव। फर्स्ट से दैट, उसके बाद आप साबित कर लेना कि हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा। एंड वी वांट हिंदू राष्ट्र फॉर द सेक कि पहले हम लोग के पास ब्रिटिशर्स थे लड़ाई करने के लिए, उससे भी पहले हम लोग के पास कास्टिज्म था, एंड नाउ वी हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम, एंड फर्दर अगेन वी विल हैव अ डिफरेंट इश्यूज टू फाइट विद। अब देखिए बात ऐसी है कि देश में जितनी भी पॉलिटिक्स है वो हमेशा पैसे पे चलती है। जो लोग जो एलिट कम्युनिटी के लोग हैं वो हमेशा ही डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, उनका आइडियोलॉजी, उनका पॉलिटिक्स ही पूरे सोसाइटी के अंदर में रन होता है। अब इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉर्मली, एंड एज वी नो द पर्सन हु हैव मनी, द पर्सन हैव द पावर।
ये सिर्फ धार्मिक गोलबंदी के रूप में इसको ना देखा जाए। जाति का जो रोल है उसको लोग अंडरमाइन कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप पावर के ट्रांजिशन को देखेंगे तो पावर अंग्रेजों ने इस देश के इलीट को दिया। ठीक बात। कास्ट के आधार पे अगर आप इसको देखेंगे तो वो जो है अपर कास्ट थे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक बात है। ठीक, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद इनकी जाति ओबीसी कैटेगरी में लाई गई है। और आप चुनाव प्रचार के दौरान इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कई जगह जा करके उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया कि मैं ओबीसी हूँ। कहा भाई आप तो हिंदू हृदय सम्राट है, अलग से ओबीसी बोलने की क्या जरूरत है। तो रिलीजन का पोलराइजेशन है, लेकिन कास्ट का भी एक पोलराइजेशन है। वो अगर हम नहीं देखेंगे तो हम पावर के कोनोटेशन को समझने में गलती करेंगे। एडेड क्या है, बिग दी एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम कंप्लीटली, क्योंकि इनको ये समझ चाहिए ही नहीं। 17% वोट ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इस 17% को अगर हम अपने से अलग करेंगे ना तो चांसेस है कि इधर हम 83% का पोलराइजेशन कर सकते हैं। अब देख लीजिए, ये जो लीडर्स है यहाँ पे अपोजिशन के लीडर हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने पहले बीजेपी का दिया। इनफैक्ट यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हर तरफ से आनी चाहिए। एंड अब ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट्स वो बोल रहे हैं आप लिटरली इनको सही मान लीजिए। ऐसे आई थिंक ऑल द फैक्ट्स एंड ओपिनियन गिवन इन द वीडियो इज राइट, बट आप इसको सही मान लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट व्हाट वी हैव टू लर्न आउट ऑफ दिस, व्हाट इज द आइडियोलॉजी, फैक्ट्स एंड डेटा वी आर गेटिंग आउट हियर इज not definitely wrong, right? So we have to focus over the what is the main storyline. To get out the storyline we have to focus on to the different type of ideology thinking. And तो यहाँ पे ये एक आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, तो वो उनका क्या विचार है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फॉर द सेक हम ये वीडियो देखेंगे। Their argument was that BJP is a party of goons and lumpen elements. वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, यही तो था आर्गुमेंट। और क्या आर्गुमेंट है? सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे थी, वहाँ पेट्रनेज दी जाती है। भाई आप देखिए, आज इंसान लॉ एंड ऑर्डर है हिंदुस्तान में, कानून है। इंसान अपराध इसलिए नहीं करता, दंगा इसलिए नहीं करता या कोई मर्डर इसलिए नहीं करता कि भाई कानून है, कानून में मेरे को सजा हो जाएगी, मेरा कॉलर पकड़ के जेल में डालेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, या जो भी सजा होगी मेरे को 7 साल 10 साल की कैद हो जाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रनेज दे और बोले विद इम्प्यूनिटी आप करो, जिस मर्जी को मारो, जहाँ मर्जी आग लगाओ, जो मर्जी झगड़ा फसाद करो, हम आपको पेट्रनेज देंगे, आपको पार्टी ज्वाइन कराएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइट देकर आपकी फोटो खिंचवाकर हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक हर अखबार के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे, आप आओ हमारी पार्टी में। तो क्या मैसेज जाता है, आप सोचिए। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि किसी भी धार्मिक बातों पे सवाल उठाना गलत बात नहीं है, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। एंड मिस नुपुर शर्मा मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में बोला था कि वो 10 साल की उम्र की लड़की से शादी की, लेकिन यहाँ पे फोकस वाला बात ये है कि अगर लड़की का रिप्रोडक्टिव एज नहीं है तो दैट्स थिंकेबल कि क्या शादी करना सही है। इस बात ये एक बस एक क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को किस तरह से क्वेश्चन करना है इस चीज को भी ध्यान रखना। एंड फैक्चुअल ये जो बात है, फैक्चुअली रूप से ये बात तो बिल्कुल ही सही है। किसी भी चीज को इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन लाना गलत नहीं है, लेकिन हम लोग को किस तरह को कैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए कि हम लोग किसी व्यक्ति, समाज, समूह को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।